नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत सबसे पहले जम्मू कश्मीर की खबर से। जम्मू कश्मीर के रामबन में कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया कि घर, ट्रक, गाड़ियां सभी मलबे में दफन हो गए। भूस्खलन और बादल फटने से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 100 लोगों को एनडीआरएफ और सेना ने बचाया है। 200 से ज़्यादा घरों को क्षति पहुंची है। राहत और बचाव के साथ ही फोकस जम्मू कश्मीर हाईवे को खोलने पर है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। पहाड़ी से बरसते पत्थर, पूरे इलाके में तबाही और बर्बादी के निशान। टूटे मकान और मलबे में दबी कारें। दूर दूर तक तबाही के अलावा कुछ और नहीं। जम्मू कश्मीर के रामबन में आसमान से आफत बरसी है। बादल फटने के बाद पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थरों और फ्लैश फ्लड ने रामबन में न सिर्फ तबाही मचाई बल्कि कई जिंदगियां भी छीन ली। रामबन में बड़ी संख्या में घरों, दुकानों, होटलों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। बादल फटने के बाद गिरे पत्थरों ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इसके चलते हाईवे लगातार दूसरे दिन भी बंद है और हजारों ट्रक फंसे हुए हैं। सड़क को खोलने के लिए काफ़ी प्रयास जारी है। कई जगहों पे भारी पस्सियां गिराई हैं और यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हजारों गाड़ियाँ, जिनमें अधिकतर ट्रक्स हैं, दरमांदा पड़ी हैं। कई ट्रक्स में एसेंशियल सप्लाईज हैं जो घाटी की तरफ जा रहे हैं। आप बताएं क्या मुश्किलात है, आपके ट्रकर हैं? ये खाना खत्म हो रहा है हमारी गाड़ी में। जो भी थोड़ा बहुत राशन था आज 2 दिन से बंद है, तो वो भी खत्म होने वाला है। पानी का भी कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। हम 3 दिन हम ब्रेक किया, हमें उधर 3 दिन से ब्रेक किया। रात के 12 बजे छोड़ रहे हैं ये प्रशासन। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को खोलने के लिए लगातार बड़ी बड़ी मशीनों से मलबा हटाने का काम जारी है। सेना भी राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई है। साथ ही आपदा प्रभावित लोगों को सेना की ओर से खाना भी खिलाया जा रहा है। इसके अलावा घायलों और दवाइयां और दूसरी मदद भी मुहैया करवाई जा रही है। रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर आप देख रहे काम शुरू किया गया, रोड क्लियरेंस का भी किया गया। जो लोगों को सिविल नुकसान हुआ है, एसेंशियल सर्विसेज का है, पावर है, राशन है या जल सप्लाई है, वो सब देने की कोशिश की जा रही है। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रामबन पहुंचे और यहां हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में कम से कम वन वे ट्रैफिक के हाईवे खुल जाने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा के बीच कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर जो है, एक तो हाईवे को हम रिस्टोर करें। हाईवे के रेस्टोरेशन के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज इन पस्सियों में जो है बह गए हैं, उनको हम किसी तरह जो है रिस्टोर करें। रिलीफ जो है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है और मरकज़ से बात की जा रही है कि नेशनल डिज़ास्टर फोर्स जो है उनको भी वहाँ पे मौके पे भेजा गया है। इसका एक वजह जो मुझे नजर आती है, एक तो ऊपर वाले की वजह से है, मगर कहीं ना कहीं जो हम ये पहाड़ों की चीर फाड़ करते हैं, जंगलों को बेतहाशा काटते हैं, उसको बिना सोचे समझे जो हम वातावरण के साथ उसका एक हिसाब से सोचिए कि तबाही मचाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रही हैं। हमारे सारे वॉलंटियर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट हैं, इनकी लीडरशिप में यहाँ पे वॉलंटियर्स जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ आती हैं वो प्रोवाइड करेंगे लोगों को, और लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी हम जारी करेंगे। जिसको भी कोई समस्या हो वो पूरी करेंगे। लेकिन एज ऑन डेट इस वक्त बहुत सिचुएशन ख़राब है। रामबन में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के चलते हाईवे बंद है, इसलिए एक दूल्हा और दुल्हन को शादी समारोह स्थल तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कितना चलना पड़ा आपको? 4-5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर यहाँ से आप यहीं रहते हैं? तो कहाँ जाना कहाँ है? तहसील खड़ी। तहसील खड़ी जाना है, यहाँ से पैदल? जी। हाँ, पैदल। आप इनके साथ हैं? हाँ। हाँ,
अच्छा, और कितने लोग हैं बारात में? लगभग 80 लोग हैं। हाँ, 80 प्लस हैं। जी जी। अच्छा, 80 प्लस हैं। चनैनी गए थे बारात लेके, मैं खुद दुल्हा हूँ। हाँ, अच्छा, आप दुल्हा, मुबारक है, लेकिन थोड़ा पैदल चढ़ना पड़ा। क्या करें, आपने वो जो सहरा होता है वो साफ हवा वो उतार दिया क्योंकि बहुत मुश्किल हो गई। आओ, चलना तो मुश्किल, आपको पहाड़ी से, आपको वहाँ से यहाँ से बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। रामबन से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और दिल्ली के लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं और इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हीट एक्शन प्लान 2025 लॉन्च किया है। किन किन की इसमें भागीदारी होगी, किस तरह से ये एक्शन प्लान काम करेगा, शुभांग ठाकुर की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली वालों को भीषण गर्मी और लू से इस बार राहत मिल सकती है। दिल्ली के हीट एक्शन प्लान के तहत सैकड़ों वाटर ATM और आपदा मित्र तैनात किए जाएंगे। इस बार का प्लान तकनीकी सहयोग, NGO, प्रशासन और आम जनता की भागीदारी से तैयार किया गया है। प्लान के तहत खासतौर पर मजदूरों, फुटपाथ पर रहने वालों और कम आय वर्ग के लोगों की सुरक्षा पर फोकस किया गया है। हीट एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में 3000 डिजिटल वाटर ATM लगेंगे। डिजिटल वाटर ATM से मुफ्त में ठंडा पानी मिलेगा। 1800 आपदा मित्र तैनात किए जाएंगे। हीट अलर्ट जारी किए जाएंगे। हीट स्ट्रोक के लिए विशेष वार्ड बनेंगे। सड़कों पर कूलिंग शेल्टर बनाए जाएंगे। बस स्टॉप को बेहतर बनाया जाएगा। झुग्गी बस्तियों में सहायता केंद्र बनेंगे। जल संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। PWD की हर सड़क पर वाटर ATM लगाए जाएंगे। सचिवालय में डिजिटल वाटर बैंक का शुभारंभ करते हुए दिल्ली की CM ने कहा कि अगले साल से दिल्ली वाले हर मौसम का लुत्फ उठा पाएंगे। कि मौसम कोई भी हो, पर दिल्ली वाले अगले हर मौसम को एंजॉय करेंगे, ये सरकार इंश्योर करेगी। किसी ने कहा है 2 लाइनें कि फलक को जिद है जहां पे बिजली गिराने की, फलक को जिद है जहां पे बिजली गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आशिया बनाने की। दिल्ली में लगने वाले डिजिटल वाटर ATM से ठंडा पानी तो मिलेगा ही, साथ ही पानी में कितने मिनरल्स है ये भी स्क्रीन पर आएगा। ये जो पूरी आपको बैंक है, ये तकरीबन 3000 ऐसे बैंक्स दिल्ली में लगाए जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर अनिरुद्ध जी हैं जो हमें ज़्यादा जानकारी देंगे कि आखिरकार ये बैंक्स किस तरीके से काम करते हैं। सर, हम जानना चाहते हैं कि क्या है इसका प्रोसीजर, क्या है और किस तरीके से ये काम करेगा। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। बेसिकली ये एक स्मार्ट डिजिटल वाटर डिस्पेंसर है। टू स्टार्ट विथ, वाटर डिस्पेंसर तो है ये चिल्ड वाटर ये देगा आपको हीट वेव के महीने में। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर सारे के सारे पैरामीटर्स, वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स, TDS, TMM, आपके यानी मिनरल कंटेंट, ये सारे आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फीड करते रहेगा, स्क्रीन पर ही दिखते रहेगा आपको। इसके अंदर सारे सेंसर्स है। साथ साथ इसके अंदर एक वाईफाई इंटीग्रेटेड है। तो सारे ये आपके वाटर पैरामीटर्स एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड में अपलोड होते रहेंगे। जैसे कि आप स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि सभी अस्पतालों को हीट वेव से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। 277 कैंट एम्बुलेंस और 102 हेल्पलाइन नंबर हमेशा एक्टिव रहेंगे। ये प्लान अगले 4 महीने तक लागू रहेगा और सचेत ऐप के जरिए हीट वेव की जानकारी भी मिलती रहेगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कमलकांत के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. और अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। खबर आपको दिखाते हैं नवी मुंबई से, जहां मेघालय पुलिस और नवी मुंबई पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में अवैध बांग्लादेशियों को पनाह देने वाला एजेंट गिरफ्तार किया गया। पारस दामा की रिपोर्ट देखिए। जाबिर शेख, मुजीब शेख और नुसरत काजी, इन 3 लोगों को पिछले दिनों अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इनमें जाबिर शेख पर बांग्लादेशी होने का भी संदेह है। दरअसल इन तीनों के नाम मेघालय पुलिस वारंट लेकर आई थी। मेघालय में 20 लोगों का एक ग्रुप पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस को इन तीनों की तलाश थी। वो जो 2 न्यू बॉम्बे में रहते थे, उनको हमने अरेस्ट करके मेघालय पुलिस के ताबे में दिया है। उसमें से एक लेडी है
जो तो इंडियन है, उसका घर शॉप, शायद घर नहीं शॉप किराए पे लेके एक जाबिर शेख करके एक, वो भी सस्पेक्टेड बांग्लादेशी है, लेकिन पिछले 10-11 साल से वो इधर नई मुंबई में रहता था। तो उसने किराए पे लेके एक कपड़े का दुकान डाला था और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है इनको बैंक अकाउंट्स खोलना और अन्य तरीके से वो हेल्प करता था। बीते 4 महीनों में नवी मुंबई पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने संदिग्धों की जांच के लिए विशेष टीमें बनाई है जो 7,000 से ज्यादा लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। इनमें से करीब 1,250 बांग्लादेशी नागरिक होने का संदेह है। बांग्लादेशी जो पॉकेट्स, बंगाली स्पीकिंग पॉकेट्स है, ऐसी नई मुंबई की सारी पॉकेट्स में हमने लगभग 7,000 बंगाली स्पीकिंग नागरिकों की अभी तक जांच पड़ताल की है। उनमें से अराउंड 1250 तक हमें सस्पेक्टेड बांग्लादेशी नागरिक लगे। उनमें से 200 के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और उनकी इंक्वायरी में हमें पता चला कि ये बांग्लादेशी नागरिक है और घुसखोरी करके इंडिया में आए हैं और यहाँ रहते हैं। उनके खिलाफ हमने ऑफेंसेस रजिस्टर किए हैं। नवी मुंबई पुलिस की कार्रवाई के कारण नवी मुंबई से करीब 20 बांग्लादेशी नागरिक पहले ही भाग चुके हैं। इन्होंने मेघालय के रास्ते बांग्लादेश में घुसने का प्रयास किया था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने अवैध बांग्लादेशियों के प्रमाण पत्र को जांचने के लिए उनकी टीमों को अलग अलग वेस्ट बंगाल के जिलों में भेजा था। जांच के समय ये बात सामने आई कि स्थानीय सरपंचों की मदद से ये अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं और उसके बाद एजेंट की मदद से आधार कार्ड और पैन कार्ड। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों पुनर्मिलन का दौर चल रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की खबर के बाद अब शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की करीबियों ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। देखिए विशेष रिपोर्ट। पुणे के वसंतदादा पाटिल शुगर इंस्टीट्यूट में आयोजित बैठक की तस्वीर महाराष्ट्र की राजनीति में खास मानी जा रही है, क्योंकि इसमें चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच कोई दूरी नजर नहीं आ रही। जुलाई 2023 में जब अजीत पवार बगावत कर अलग हो गए थे, तब से चाचा और भतीजा बहुत कम मौकों पर एक साथ एक ही मंच पर नजर आए। अगर किसी मौके पर एक मंच साझा करना भी पड़ा तो दोनों एक दूसरे के बगल में बैठने से बचते थे। लेकिन इस बैठक में न केवल दोनों अगल बगल बैठे, बल्कि इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने महाराष्ट्र की सियासत में कयासों का सिलसिला शुरू कर दिया। दरअसल शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट के पदाधिकारी हैं। आधिकारिक मीटिंग संपन्न होने के बाद दोनों ने एक बंद कमरे में मुलाकात की। वो मुलाकात तकरीबन आधी घंटे तक चली। इस मुलाकात का विषय क्या था ये तो सामने नहीं आया, लेकिन चर्चाएं की जा रही है क्या फिर एक बार चाचा भतीजे मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। शरद पवार और अजीत पवार के बीच हुई इस बैठक से उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना तिलमिला गई। पार्टी के सांसद संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया कि दोनों पवार एक ही हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद उनकी पार्टी के लोग शिंदे गुट के नेताओं से मिलते जुलते या चाय पीते नजर नहीं आते। ते एकत्र आलेलेच आहेत ना, आम्ही आतापर्यंत। अजीत पवार और शरद पवार को साथ आते जाते देखा है, लेकिन क्या हमें और एकनाथ शिंदे या उनके सहकारियों को एक साथ कहीं मिलते, कोई मंच साझा करते या कहीं चाय पीते देखा है? हमारे पास ना कोई कारखाना, ना शिक्षण संस्थान या कोई ऐसी संस्थान नहीं है जो हम एक साथ आए कि किसी भी काम के लिए बंद कमरे में चर्चा कर सकें। अजीत पवार और शरद पवार मिलना ये उनका मामला है। हमारा प्यार और कट्टरता सच्ची होती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। संजय राउत की ओर से शरद पवार को लेकर दी गई प्रतिक्रिया चौंकाने वाली है। साल 2019 में यही संजय राउत थे जिन्होंने शरद पवार के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाने की नींव रखी थी। राजनीतिक हलकों में संजय राउत को शरद पवार का खास माना जाता रहा है। उधर अजीत पवार ने सफाई दी कि शरद पवार के साथ उनकी बैठक का कोई राजनीतिक मतलब न निकाला जाए, वे अक्सर उनसे मिलते रहते हैं। शरद पवार जिस संस्था के अध्यक्ष हैं, उसी संस्था का ट्रस्टी मैं भी हूं। मैं वहां मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं जाता, बल्कि उस संस्था के निर्णय और विकास की चर्चा के लिए हम एक साथ मिलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री देश और महाराष्ट्र के विकास के लिए अन्य पार्टी के नेताओं से चर्चा करते हैं,
वैसे मैं और शरद भी संस्था के विकास के लिए चर्चा करते हैं। अनेकदा शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार के साथ एक बंद कमरे में बैठक करते हैं और महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच जाती है। सवाल उठाए जाने लगते हैं कि क्या शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत में कोई नया राजनीतिक समीकरण तैयार कर रहे हैं। दरअसल इस तरह के कयासों के पीछे खुद शरद पवार की अपनी छवि जिम्मेदार है। भूतकाल में शरद पवार ऐसे बड़े बड़े राजनीतिक फैसले ले चुके हैं जिन्होंने सभी को चौंका दिया और उनका अंदाजा बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी नहीं लगा सके। खुद संजय राउत ने ही साल 2019 में कहा था कि शरद पवार के दिमाग को समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार के साथ आने की चर्चा से पहले दो और नेताओं के मिलन की खबरें सुर्खियों में रहीं, जिनके बीच खून का रिश्ता है। बीते हफ्ते एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट में कहा कि वह महाराष्ट्र के हित में उद्धव ठाकरे के साथ आने को तैयार हैं। उद्धव ठाकरे ने भी हामी भर दी, लेकिन ये शर्त रख दी कि राज ठाकरे को बीजेपी से दूरी बनानी होगी। दोनों भाइयों की सियासी स्थिति फिलहाल बेहद कमजोर है, जिससे उबरने के लिए उन्हें बीती बातों को भुलाकर साथ आने का विकल्प नजर आ रहा है। जब सवाल अस्तित्व का हो तो अहम पुरानी रंजिश और प्रतिद्वंदिता ज्यादा मायने नहीं रखती। खुद को जिंदा रखने के लिए समझौते करने पड़ते हैं, दिल पर पत्थर रखना पड़ता है और कई बातों को भूलना पड़ता है। महाराष्ट्र की सियासत में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। रौनक कुकड़े के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. और अब वक्त है मोटोरोला हेडलाइंस का। और मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के खेल परिसर में 11 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। स्विमिंग कोचिंग के दौरान डूबकर इस बच्चे की जान चली गई। मृतक परिवार आरोप लगा रहा है कि लाइफगार्ड की गैर मौजूदगी की वजह से यह हादसा हुआ। न्याय की मांग उठ रही है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। 11 साल का ग्रंथ मुथा तैराकी सीखने घर से निकला था। जाते वक्त उसने माँ से कहा था वो जल्द लौटेगा, लेकिन ये वादा अब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। आरोप है कि ग्रंथ 15 मिनट तक पानी में तड़पता रहा, लेकिन कोई लाइफगार्ड उसे बचाने नहीं आया। परिवार का सवाल है, जब उनका बच्चा डूब रहा था तो जिम्मेदार लोग कहाँ थे? बेटा लास्ट 7 दिन से मीरा भाईंदर स्पोर्ट्स क्लब में स्विमिंग सीखने जा रहा था। कमेटी मेंबर है, वहाँ के लाइफगार्ड है, उनकी ही ये अव्यवस्था है और क्या बोल सकते हैं कि उनकी लापरवाही से हमारे बच्चा आज हमने खो दिया है। जो भी ये कार्य करते हैं, जिसको इन्होंने ठेकेदार में दिया है, उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए और जो ये लाइफगार्ड है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फ्यूचर में ऐसी कोई घटना न बने, ऐसी हम मांग करते हैं। पुलिस ने ठेकेदार और क्लब मैनेजर समेत 6 लोगों पर लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया है। परिवार अब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ज्यावेळी मुलगा एखादा स्विमिंग शिकायला जातो म्हणजे त्याला स्विमिंग कोचेस जे असतात आणि प्रत्येक जिस समय बच्चा तैरना सीखने जाता है उस समय वहां पर लाइफ गार्ड्स होते हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जांच की जाएगी। प्रथम दृष्टया इसमें लाइफ गार्ड्स की गलती दिखती है। ही नक्कीच आहे की लाइफगार्डची यामध्ये चूक मोठी आहे असं तरी दिसून येते। मीरा भाईंदर के खेल परिसर में हुई इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि जिम्मेदार लोग द्वारा सही समय पर अपना कर्तव्य निभाया जाता तो आज ये घटना टल सकती और ग्रंथ हमारे बीच होता। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और गुजरात का दबदबा T20 लीग जो है दुनिया की सबसे अमीर लीग लगातार कायम है। 8 मैचों में 6ठी जीत हासिल की है और क्या
टॉप क्लास खेल दिखाया उन्होंने। आप देखिए ऑरेंज कैप की जो रेस है उसमें सबसे आगे गुजरात के साई सुदर्शन हैं जिन्होंने 5वीं बार अर्धशतक लगाया है, और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस मैच में 2 विकेट लिए। वो पर्पल कैप की रेस में सबसे ज़्यादा 16 विकेट लेकर टूर्नामेंट में आगे हैं। ये एक रिफ्लेक्शन है किस तरह से गुजरात की टीम ने कोलकाता को हराया है। कोलकाता की चौथी हार है, और बड़ी बात यह है कि कप्तानी की जिम्मेदारी वाली पारी खेली शुभमन गिल ने। हालांकि कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी अर्धशतक लगाया, लेकिन अपनी टीम के लिए को जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचा सके। गुजरात की शानदार जीत है, और लगातार थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्हें सिर्फ 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। लगातार वो जीत हासिल कर रहे हैं और पॉइंट्स टेबल में सबसे आगे बने हुए हैं। 198 रनों का उन्होंने 198 रन बनाए थे। 199 रनों का लक्ष्य दिया था कोलकाता को, और कोलकाता के लिए इस लक्ष्य तक पहुंचना शुरुआत से ही बेहद मुश्किल रहा। और आप लगातार गुजरात जो है इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट में, और बड़ी बात यह है कि ईडन गार्डन्स पर गुजरात ने ये जीत हासिल की है। इस टूर्नामेंट की वो सबसे जो ताकतवर टीम में नज़र आ रही हैं 3-4 टीमें, जैसे पंजाब है, गुजरात है, उनमें नज़र आती हैं। और गुजरात का दबदबा जाहिर तौर पे 8 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंक लेकर वो सबसे आगे है। अव्वल नंबर पर चल रही है गुजरात की टीम, और शुभमन गिल की कप्तानी, पूरे टीम का प्रदर्शन, गेंदबाजी में देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा सबसे ज़्यादा उन्होंने विकेट लिए हैं, 16 विकेट लिए हैं, और पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे हैं। साई सुदर्शन देखें, यंग खिलाड़ी, लेफ्टी, और अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल उनको मौका नहीं मिला है। और आज जब BCCI की जो कैटेगरी जो डिसाइड हुई कॉन्ट्रैक्ट की जो लिस्ट आई, उसमें उनका नाम नहीं होने पे एक तरह की आलोचना भी हुई, लेकिन साई सुदर्शन आने वाले टाइम में टीम इंडिया के ज़रूर से टीम इंडिया में खेलते हुए आपको दिखेंगे। और सबसे ज़्यादा 417 रन बनाकर वो जो ऑरेंज कैप की रेस है उसमें सबसे आगे चल रहे हैं। और शुभमन गिल जाहिर तौर पे लगातार 90 रनों की उन्होंने पारी खेली, शतक से चुके, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो दिखा रहे हैं कि कैसे एक तो कप्तानी उनको आशीष नेहरा लगातार उनको सपोर्ट भी करते हैं, और जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा जॉस बटलर तूफानी पारी वहाँ खेलते हुए दिखते हैं हर मैच में। मैच फिनिशर 41 रन उन्होंने इस पारी में बनाई, नॉट आउट रहे हैं, और बटलर इस अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो ये पूरी जो टीम है गुजरात की टीम, उसका दबदबा लगातार इस टूर्नामेंट में कायम है। अजिंक्य रहाणे ने ज़रूर 50 रनों की पारी खेली और कप्तानी वाली पारी खेली, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो भी एक शानदार कप्तान के तौर पे उभरे हैं। लेकिन टीम को आगे ले जाने में, क्योंकि 8 मैचों में उनकी चौथी हार है, तो ज़ाहिर तौर पे कोलकाता के लिए आगे की राह थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। लेकिन गुजरात का दबदबा लगातार इस टूर्नामेंट में कायम है। और आपने राशिद खान को देखा। राशिद खान लगातार इस टूर्नामेंट के सबसे घातक स्पिनर माने जाते हैं। इस मैच में भी उन्होंने 2 विकेट लिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 2 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने एक तरह से सेंध लगाई थी इस पारी में, और मोहम्मद सिराज ने शुरुआत की थी, उन्हें 1 विकेट मिला। लेकिन सिराज जो है वो दूसरे फॉर्म में, सिराज 2.0 नज़र आ रहे हैं। लगातार टीम बदली है, लेकिन उनका अंदाज भी बदल गया है, और घातक गेंदबाज के तौर पे उभरे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, आग उगल रहे हैं, और बाकी जितने भी टीमें हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलें वो पैदा कर रहे हैं। और